और इस वक्त खबर जो हमें मिल रही है वो बिहार से मिल रही है। खबर ये कि कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन फंसता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि 15 और सीटों की मांग कांग्रेस ने रखी है, नई सीटों की मांग रखी है, जिसकी वजह से ये गठबंधन डामाडोल होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ शकील अहमद पहले ये बात कह चुके हैं कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं। विकल्प खुले होने का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि क्या अब कांग्रेस नीतीश के साथ हाथ मिलाने जा रही है या नहीं, क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। 15 नई सीटों की मांग रखने की बात भी आई है। हमारे साथ 4 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, नलिन कोहली जी हैं बीजेपी की तरफ से, और साबिर अली जी जेडीयू की तरफ से, सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से। लेकिन इनके पास जाने से पहले हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत के पास, जिनके पास ज्यादा जानकारी है। विक्रांत, क्या हुआ? ये 15 नई सीटों की बात जो रखी गई है, कहीं ये तरीका तो नहीं है आरजेडी को ये बताने का कि अब अलायंस आगे चलने वाली नहीं है? जी देखिए, रामविलास पासवान के बीजेपी के साथ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो रणनीति है उसको नए सिरे से तैयार किया है। वो जेडीयू से भी बात कर रही है और आरजेडी से भी बात कर रही है। जहां तक आरजेडी की बात है, क्योंकि पासवान की जो सीटें हैं वो कांग्रेस मांग रही है, और कांग्रेस का कहना है, जो कांग्रेस पहले 10-11 सीटों पर मान गई थी, कांग्रेस का कहना है कि हमको कम से कम 15 सीटें चाहिए, और ये बात आरजेडी को कन्वे कर दी गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जो नीतीश कुमार से बात हो रही है, जेडीयू से बात हो रही है, उसमें साफ कह दिया है जेडीयू ने कि आप विशेष पैकेज दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, तभी हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो कांग्रेस की मुश्किल ये है कि अगर वो बिहार को स्पेशल पैकेज देती है तो बाकी जो राज्य हैं जहां से डिमांड आ रही है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बाकी राज्य हैं, तो उनको अगर नहीं देंगे तो क्या संदेश जाएगा? तो ये कांग्रेस की मुश्किल है। नीतीश कुमार को एक फेस सेविंग चाहिए, वो स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, जो दे पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस आरजेडी से बात आगे बढ़ा रही है, और उसमें उसने 15 सीटें मांगकर एक दबाव बढ़ाया है लालू प्रसाद यादव पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत फिलहाल इस अपडेट के लिए। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और सीधे हम रुख करना चाहेंगे प्रेमचंद मिश्रा जी का, कांग्रेस से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, ये बताइए, ये 15 सीटों की बात अचानक कहां से आ गई? कहीं पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं आप आरजेडी से? देखिए, इन चीजों की जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितनी सीटों की डिमांड की है। हमारे पास सिर्फ ये जानकारी है कि कांग्रेस बिहार को लेकर गंभीर है। हम अगर किसी गठबंधन में जाएंगे तो वो गठबंधन जब हमारे लिए सम्मानजनक होगा तभी हम किसी भी गठबंधन को स्वीकार करेंगे। बिहार में अब तक जो देखिए, 2 ही विकल्प हैं, या तो आप आरजेडी के साथ जाएं या आप जेडीयू के साथ जाएं, और दोनों तरफ मुश्किल है। आप जेडीयू की तरफ अगर आप जाते हैं, नहीं तो नीतीश तो साफ कह रहे हैं कि उनको एक विशेष पैकेज चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार के लिए, तो क्या वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, हमारे लिए तो देखिए, इनफैक्ट बिहार में कांग्रेस सभी 40 सीटों पर अपने बलबूते लड़ने की भी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे लिए एक विकल्प ये भी है, लेकिन कांग्रेस का एक कोशिश है कि हम सेकुलर मिजाज की पार्टी के साथ अगर एक अंडरस्टैंडिंग बने नरेंद्र मोदी और भाजपा और सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो यानी कि मिश्रा जी, करप्शन कोई इशू ही नहीं होगा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं, वो तो अध्यादेश लाने की बात करते हैं करप्शन के खिलाफ, यहाँ पर लालू हैं जो कि कन्विक्ट भी हो चुके हैं, सजा हो चुकी है, तो क्या करप्शन ही सबसे बड़ा इशू है। तो फिर आरजेडी के साथ क्यों बात हो रही है? अगर करप्शन इतना बड़ा इशू है तो फिर आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने विकल्प खुले रखे हैं, आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा? करप्शन और राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा इशू हमारे लिए है, जिस पर राहुल गांधी का फर्म स्टैंड है, और जो राहुल जी की भावना है हम उस अनुरूप काम कर रहे हैं। और अगर हमारा किसी दल से अगर गठबंधन होता है तो वो विचारधारा से गठबंधन होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। अब कहेंगे कि येदियुरप्पा को बीजेपी ने क्यों ले लिया, तो इसका क्या जवाब होगा? कल एलजेपी से उन्होंने जो गठबंधन किया है उसमें कई ऐसे दागी लोग हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। वो सवाल हम नलिन जी से पूछ लेंगे। क्या होगा वो सवाल हम नलिन जी से पूछेंगे। ये तमाम पहलू हैं जी, लेकिन मैं अब साबिर अली जी से पूछना चाहती हूँ। साबिर अली जी से पूछना चाहती हूँ कि आज के डेट में किसी से कोई गठबंधन नहीं है। जी, ये बताइए साबिर अली साहब, अब चूंकि पासवान जा चुके हैं सीधे सीधे बीजेपी के साथ, क्या आप लोगों ने भी ये विकल्प खुला रखा है? जैसे हमारे तो सारे विकल्प खुले हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं कांग्रेस से हाथ मिलाने के बारे में? देखिए, मैं पहले से कहता रहा हूं कि राजनीति में कोई भी पार्टियां आखिरी दम तक, जब तक के सतह पे कोई बात उतर नहीं जाती, सबके विकल्प खुले रहते हैं। कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं, विकल्प हर आदमी खुले रखता है। जब तक के इलेक्शन के कैंडिडेट के पर्चे नहीं भरे जाए राजनीति में, तब तक के कोई चीज
पक्की और सच्ची नहीं होती। तो आपके सच विकल्प में यही कौन है। कौन है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे विकल्प में कौन है ये मैं गिनाना ना ही मेरी जिम्मेदारी है और ना ही मेरा दायित्व है, लेकिन जो सच बात राजनीति में होती है वो आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। चलिए हम नलिन कोहली जी की तरफ बढ़ते हैं। नलिन जी, अगर इस बात अभी प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे थे कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो उन्होंने सीधे सीधे, देखिए ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे कि क्यों येदियुरप्पा के साथ हाथ मिला लिया। ये दोनों तरफ आप देख लीजिए, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों की तरफ मुश्किल यही है कि जहां भी हाथ बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप जरूर सामने नजर आएगा। लेकिन बिहार में इस वक्त आप लोगों की एडवांटेज दिखती है क्योंकि पासवान साहब को आपने साथ मिला लिया है। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि इस पे 2-3 विषय आते हैं ऋतुल जी। पहली बात है कि बड़ा विषय ये है कि घटती राजनीतिक प्रासंगिकता, जिसको कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल रेलेवेंस, उसके सामने में आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या उथक पटक सामने की तरफ हो रही है। जनता दल जेडीयू में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं शरद जी की तरह, जिनकी पूरा राजनीतिक जीवन एंटी कांग्रेस रहा है, सोशलिस्ट और ये सब। आज यहाँ भी एक चर्चा खोली है कि मतलब हो सकता है दोनों साथ जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव वाला प्रश्न तो आप खुद ही उठाए, तो मतलब वहां पर ऑर्डिनेंस एक तरफ उसको कैंसिल किया गया था, कूड़े के डब्बे में फेंका गया था, आज कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है एक ही बात को प्रतिबिंबित करती हैं कि जब मोदी जी की एक सॉर्ट ऑफ आंधी इनको दिखती है, लोकप्रियता दिखती है, तो इसके सामने में कुछ भी करो ताकि हम पॉलिटिकली रेलेवेंट रहे या प्रासंगिक रहे। लेकिन इस आंधी के आगे मायावती ऐसी हैं जो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। भदौरिया साहब, साफ तौर पर मायावती ये कह चुकी हैं कि चाहे कुछ हो जाए मोदी को वो नहीं आने देंगी और उनको रोकने की वो हर कोशिश करेंगी। लेकिन खुद बहन जी कहाँ हैं? वो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, आपको मालूम होगा, जब 15 जनवरी को हम लोगों की रैली हुई उनके जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में, तो वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपनी ताकत पर, अपने बल पर इस देश में चुनाव के अंदर उतरेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश होगी जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त शक्तियां हैं और जो अन्य प्रश्न हैं दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, जो निर्धन लोगों के, समाज के, उन सब सवालों पर हम लोग संघर्ष करते हुए चुनाव में उतरेंगे। पर मुझे हैरानी इस बात, दलितों की बात आपने कही, संघर्ष की बात आपने कही, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों को आप उठा के देख ले, रामविलास पासवान से लेके उदित राज से लेकर रामदास अठावले तक कई दलित नेताओं की एंट्री हो रही है जो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपका दलित वोट बैंक भी इस चीज से प्रभावित होगा? देखिए, एक चीज जान लीजिए, इस देश के दलित जानते हैं और उनके पास पुराना इतिहास भी है। इन लोगों ने हमेशा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने, जब अटल जी थे, उन्होंने बीपी मौर्य से लेके और एक गौतम जी थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सब लोगों को जो रिपब्लिकन पार्टी में हुआ करते थे अपनी पार्टी में शामिल कराया और किस तरह से प्रयोग करके कहाँ वो लोग विलीन हो गए, कहाँ उन लोगों का क्या हश्र हुआ, ये भी इस पूरे देश ने देखा है। तो ये जो नए लोग हैं, ये जो प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे तो हैरानी होती है इस बात की, जो लोग रैली कर करके महात्मा बुद्ध का नाम लेते थे, बाबा साहब का नाम लेते थे, वो ही लोग अब उस जो हिंदू वो व्यवस्था जो जाति को मानती है, जो नलिन जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, मानती है, उन लोगों को उन्हीं पार्टियों में चले जा रहे हैं। चलिए, नलिन आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जी। ऋतुल जी, यूं है कि अगर जरूर जवाब दें, मतलब अपने भदौरिया जी जो है वो जनरल बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है स्पष्ट बातें भी अगर करें तो अभी हाल ही में कम से कम 2 राज्यों की जानकारी मेरे पास है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में गौतम का क्या हश्र हुआ ये भी बताइए। भाजपा 27 जीती है और अगर राजस्थान की बात करें तो 34 में 32। अब मुझे नहीं समझ आता, जब हम एससी सीट्स पे, राजस्थान में तो लगभग पूरे के पूरे और मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट अबाउट 80%, तो वहां पर आप इसे कैसे भाजपा को कह देते हैं कि मतलब एससी के लिए काम नहीं कर रहे या पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं कर रहे। ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं, इनकी राजनीति आधारित है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कह देना मैं उसे उचित नहीं मानता। मैं साबिर अली जी एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की कुछ तो स्ट्रैटेजी जरूर बनी होगी। देखिए, पिछले कुछ वक्त में मैं खुद कुछ दिन पहले बिहार गई थी, एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर जरूर दिखती है नीतीश साहब के खिलाफ।
ऐसे में अभी आपके पास कोई गठबंधन नहीं है, कोई साथी नहीं है, कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं? और बिहार में इस वक्त बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। पहले ही पासवान जी जाके बीजेपी से मिल चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं जानता हूं कि आपके बिहार की धरती की जानकारी बहुत करीब से होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन सच ये है कि शहरों में जब हवाएं चलती है तो धूल पहले उड़ता है, लेकिन वो धूल आंखों में झोंकी जा सकती है, आंख को थोड़ी देर के लिए वो विभ्रमित कर सकती है, उसमें तीखापन ला सकता है, लेकिन वो जड़ जो नीचे पौधे को उखाड़ नहीं सकती। और ऐसी आंधियों को बचपन से देखते आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज आंधी और तूफान की अगर बात कर रहे हैं, अगर इतना ही मजबूत है, इतना ही दलित वोट इनके पास था, तो रामविलास पासवान को घर जाके बुला के लाने की जरूरत क्या थी? अभी नलीन कोहली जी बता रहे थे कि साहब आप ये तो बोल रहे हैं कि आंधी को देखा है, लेकिन इस पौधे को आप संभल कैसे देंगे, किसके सहारे से, ये आप बता नहीं रहे। चर्चा हम कर रहे हैं 2014 की चुनावी मोर्चेबंदी की। पुराने साथी बिछड़ रहे हैं, नए साथी साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात बिहार की करें तो वहां भी नए समीकरण उभरते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी हैं बीएसपी की तरफ से, साबिर अली साहब हैं जेडीयू की तरफ से, नलिन कोहली बीजेपी और प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से हैं। हम इन चारों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लखनऊ में सीजीएम कोर्ट में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की पेशी हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व रखा है। ये तस्वीर जो है ये आज ही की तस्वीर है, उस वक्त की जब लखनऊ पुलिस की एक टीम उनको सीजीएम कोर्ट के अंदर ले गई। सीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस की टीम जब उनको अंदर लेके गई, ये उस टाइम की तस्वीर है। और बताया ये जा रहा है कि जब अदालत में पेशी हुई तो तब पुलिस ने कस्टडी की मांग की और उस वक्त पूछा भी गया अदालत में सुब्रत रॉय सहारा से तो कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने घर में ही रहने की इच्छा जताई। फिलहाल आदेश अदालत में लिखा जा रहा है और किसी भी वक्त ये पता चल जाएगा कि क्या फैसला कोर्ट सुनाता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला अभी बिहार में भी होना है, फैसला गठबंधन को लेकर। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ संकेत दे दिए हैं कि आरजेडी का हाथ छुड़ा के वो जेडीयू की उंगली भी थाम सकती है, क्योंकि 15 नई सीटों की मांग कांग्रेस ने कर दी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विकल्प सारे के सारे खुले हैं। नलिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साबिर अली जी कह रहे थे अपने चर्चा में कि सारे विकल्प खुले, और उनकी बात से ऐसा लगता है कि अभी अभी तो जेडीयू 9 पार्टियों का एक मोर्चा बनाए, जैसे थर्ड फ्रंट या जो भी नए नाम से ये कहना चाहते हैं, 11 पार्टियों का उसका, तो ये इसकी स्थापना अभी हुई है। और ऑलरेडी अगर सारे विकल्प खुले और ये कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, जो मेन उनका मतलब एक किस्म से उनके खिलाफ बोल रहा है ये फ्रंट, तो उसमें बड़ी विचित्र बात है कि ये तो तुरंत ही वो फ्रंट जो है हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब भविष्य क्या है, ये तो आज वर्तमान में इतिहास की तरफ प्रवेश कर रहा है ये थर्ड फ्रंट। मैंने अपनी पार्टी के नहीं, नलिन जी आपने हमारी बात सुनी नहीं, कृपया करके मैंने जो कहा उसको एक बार सुन ले, मैं दोहरा देता हूं। मैंने कहा हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी विकल्प खुली रखती है, मैंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं कहा। चलिए मैं इसका साबिर जी, अगर मैं यहाँ बैठ के कोई भी बयान दूंगा तो स्वाभाविक है कि भाजपा के एक प्रतिनिधि के नाते ही अपने बयान दूंगा। मेरा यहाँ पर और बैठने का कोई अर्थ नहीं है। तो जब आप कहेंगे हर पार्टी इस रूप से मानी जाती है कि आप जेडीयू के प्रवक्ता के रूप में ये बयान दे रहे हैं, आप इससे नहीं मानते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है। लेकिन परसों तक आप जब बैठे थे तो नलिन जी आप ही कह रहे थे कि रामविलास जी से हमारे होंगे कि नहीं होंगे, मैं अधिकृत नहीं हूं, और आप कहते हैं प्रतिनिधि। मैं भी उस टाइम अभी बयान हुआ नहीं था, तो मैंने कहा ये कैसे कह सकता हूं, उस टाइम मिश्रा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। कहीं बहस जब नहीं था तो बैठने का क्या मतलब, हमारा अलायंस नहीं हुआ था। मैं प्रेमचंद मिश्रा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मिश्रा जी अभी और सब पॉलिटिकल पार्टी खुली रहती है, आपने भी हो सकता है रखा है, सुन नहीं 2 को लाया, 3 को बाहर, 4 को लाया, 6 को बाहर, चल रहा है आपके यहाँ। इसलिए आपके विकल्प कितने बंद हैं और कितने खुले हमको पता है। चलिए आप दोनों की बातों से इतना तो तय है कि जेडीयू और बीजेपी के फिलहाल रास्ते बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दूरी एक दूसरे से बना चुके हैं। लेकिन मिश्रा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए आप पास इस बीच जो हमको खबर मिल रही है वो लखनऊ से मिल रही है और ये खबर जुड़ी है